हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। और क्या आप मानोगे अगर मैं ये कहूँ कि 10 साल से भी छोटी उम्र में न्यूटन ने अपनी माँ और सौतेले पिता को उनको उनके घर समेत जिंदा जलाने की धमकियाँ दी थी। ऊपर से न्यूटन जिन्होंने 1665 में, जिन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में मैथमेटिक्स के कम्प्लीटली नए नवेले ब्रांच यानी कि कैलकुलस का इजाद किया था, सिर्फ ग्रेविटी को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए वो लोगों को अमर बनाने वाले फिलोसोफर स्टोन के पीछे भी पड़े थे। तो क्या ये सब इस बात की ओर इशारा नहीं करते कि न्यूटन एक स्कॉलर नहीं बल्कि एक साइकोपैथ थे। आई मीन जो क्लासिकल फिजिक्स का फाउंडर माना जाता है, वो ऐसे काले जादे टोने पर मैं कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है। बट वेट अ मिनट, न्यूटन जिन बेसिक एशियंट ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थे, वही तो आज मॉडर्न केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ है। तो क्या वो सिर्फ एशियंस प्रैक्टिस का साइंटिफिक प्रूफ जानने के लिए इन सब को फॉलो कर रहे थे? ऐसे कुछ माइंड ब्लोइंग सवालों के साथ कुछ गहरे अनसुलझे राज न्यूटन की ज़िंदगी में हम आज जानेंगे। इस टुडे आवर वीडियो टाइटल इज द सीक्रेट लाइफ ऑफ आइजैक न्यूटन। साल 1643, यानी कि वो साल जहाँ फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो इटली में अपनी आखिरी सांसें गिर रहे थे। वहीं गैलीलियो की मौत के 4 दिन पहले इंग्लैंड में वही दूसरा प्रोस्टोवर अपनी पहली सांसें ले रहा था। और फिर आया जनवरी 4, 1643, जब हैना आइजैक न्यूटन विधवा माँ ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, जिस बच्चे का नाम उन्होंने रखा उसी बच्चे के मृत पिता के नाम पे, आइजैक न्यूटन। ये वो बच्चा था कि आने वाले सालों में दुनिया को सूरज और सितारे की तरफ देखने का नज़रिया ही बदलने वाला था। मगर कैसे? आखिर क्या था इस बच्चे में खास? आइए जानते हैं। आइजैक न्यूटन के माता पिता की शादी अप्रैल 9, 1642 में हुई थी और उनकी शादी के सिर्फ 6 महीने के अंदर ही आइजैक न्यूटन के पिता की 70 साल की उम्र में मौत हो गई। इसलिए आइजैक की माँ जो उस समय गर्भवती थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ अगले 3 से 4 साल तक ही आइजैक की देखभाल की। फिर उसे अपने नाना नानी के पास छोड़कर एक अमीर चर्च प्रतिनिधि रेव स्मिथ से शादी कर ली। 3 साल की छोटी उम्र में ही माँ और बाप दोनों का ही साया सर से उड़ जाने के कारण आइजैक न्यूटन बचपन से ही अकेलेपन की चादर में लिपट के सोने लगे। लेकिन जब आप ज़िंदगी में अकेले होते हो ना, तो आप 2 दिशाओं में अपना कदम बढ़ा सकते हो। या तो आप गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन से कोई काम कर दो, या तो उस पर विजय हासिल करके कामयाब होने के बारे में सोचोगे। और न्यूटन ने मेरे ख्याल से दोनों ही किया। आज यूके के फिशविलियम म्यूजियम में मौजूद आइजैक न्यूटन की लिस्ट ऑफ सेंस ये बताती है कि न्यूटन ने अपने पिता और सौतेले थे और माता घर समेत जिंदा जलाने तक की धमकियाँ दी। वो अलग बात है, उन्होंने ऐसा किया नहीं और ना ही वो ऐसा कर सकते थे। सो अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, फाइनली अपने एक अकेलेपन की खाली बस्ती को भरने के लिए आइजैक ने अपने ख्यालों का सहारा लिया और अपने एग्रेशन को साइंस की तरफ डाइवर्ट किया, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद पूरी दुनिया उनके इंटेलेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, जस्ट लाइक अ ग्रेविटी। इस ग्रेविटी खोज करते वक्त क्या सचमुच न्यूटन के सर पे कोई एप्पल गिरा था, या फिर बस वो एक अफवाह थी जो सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है? साल 1661 में आइजैक न्यूटन ने एक नॉर्मल स्टूडेंट के जैसे अपना हाई स्कूल एजुकेशन पूरा करके बीए की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में अपना दाखिला करवाया, जहां उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ उस समय के बड़े बड़े साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, डिकार्टा, गैलीलियो और केपलर, इन सभी के दिमागों को जैसे पानी में खोल के पी लिया हो। लेकिन इतना मैथ और साइंस पढ़ने के बाद न्यूटन का दिमाग जो ऊंची ऊंची छलांगे मांग रहा था ना, उसे न्यूटन कंट्रोल कैसे करता? इसलिए साल 66 में जब पूरे इंग्लैंड में जब प्यूपेलिक प्लेग की महामारी फैली, जब न्यूटन को 18 महीने के लिए कैम्ब्रिज छोड़ के वापस अपने घर जाना पड़ा, तब उन्होंने अपने आंगन में बैठकर ग्रेविटी की डिस्कवरी की। पर उस तरह से नहीं जैसे हमें आज तक स्कूल में पढ़ाया गया है, बल्कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट की वजह से। प्लेग के वक्त जब न्यूटन अपने घर के आंगन में लगे सेब के पेड़ को देख रहे थे और अपने ख्यालों को पंख लगा रहे थे, तभी ग्रेविटी का एहसास कराने के लिए उनके पास एक एप्पल आके गिरा। पर क्या एक एप्पल नीचे आके गिरा उन्हें पता चल गया कि ये ग्रेविटी है? जी नहीं, वो बड़े बड़े धुंधों का दिमाग चाट के बैठा था। अगर ऐसा कोई लुक्खा या बचकांट बैठा होता तो ये चीज़ उसके ऑब्जर्वेशन में भी नहीं आती और साइंटिस्टों के पास लेके जाता तो कोई इसका विश्वास भी नहीं करता। तो इसलिए अपने इस क्लेम को वेरीफाई कराने के लिए आइजैक न्यूटन ने अपने दिमाग में एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उसने इमेजिन किया एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर एक तोप का गोला रखा हुआ है और उसमें से बारूद गोले फायर हो रहे हैं। उसने अंदाजा लगाया कि जब भी कोई बारूद गोला कम स्पीड से जाता है तो एक पैराबोला पाथ में उड़ने के बाद नीचे गिर जाएगा। और वैसे ही हम उस गोले को कॉन्सेंट्रेटली एक्सेलरेट करते रहे तो बहुत कोशिश के बाद
वो हमारे चांद की तरह हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में सेट हो जाएगा और बिल्कुल चांद की तरह पृथ्वी के चक्कर काटता रहेगा। यानी कि एक फोर्स पृथ्वी को हर वक्त अपनी तरफ खींचती रहती है, पर किसी चीज को इस फोर्स के विपरीत हवा में बने रहने के लिए लगातार एक्सेलरेट करना पड़ता रहता है। इस फोर्स जो पृथ्वी को हर चीज अपने अंदर खींच रही है उसको न्यूटन ने नाम दिया ग्रेविटी। पर क्या ये ग्रेविटी सिर्फ पृथ्वी के पास ही है या पूरे यूनिवर्स में, ये कैसे पता चलेगा? तो यार 66 में अपनी प्लेग की छुट्टियां काटने के बाद जब न्यूटन अपनी बाकी की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज लौटे तो वो ग्रेविटी की ओर अट्रैक्ट होने की बजाय एक ट्रिगर इंसिडेंट होने के चलते रिलीजन की ओर अट्रैक्ट होने लगा, जिसे हम थोड़ा सा अलग से आगे डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल जो चौंकाने वाली बात थी ना, बल्कि अगले से 14 से 15 सालों तक न्यूटन बाइबल में ही डूबा रहा, इस बात से अनजान कि कभी ना कभी दूसरे साइंटिस्ट भी ग्रेविटी की खोज कर लेंगे, और ऐसा भी हुआ भी है। और उस समय के ज़्यादातर फिजिसिस्ट ने ग्रेविटी का अंदाज़ा लगा लिया था और उसे बस मैथमेटिकली प्रूव करना बाकी रह गया था। उसी फिजिसिस्ट में एक और एक नाम शामिल था जो कि न्यूटन का पुराना दोस्त था, एडमंड हेली। एक रोज़ की तरह जब न्यूटन अपनी धार्मिक दुनिया में खोया हुए थे तभी उनके कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उन्होंने अपने पुराने दोस्त को अपने सामने पाया। हेली ग्रेविटी को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए न्यूटन के पास आए थे, क्योंकि उन्हें पता था इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिर्फ न्यूटन ही सॉल्व कर सकते हैं। पर न्यूटन के दिमाग में तो अलग ही आग लगी पड़ी थी। 15 साल पहले जिस ग्रेविटी का अध्ययन उन्होंने अपने घर के आंगन में बैठ के किया था, उस ग्रेविटी के फल का स्वाद कोई और ही चखने वाला था। न्यूटन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और उसे अपने वेस्टेड ईयर का एहसास होने लगा। तभी एक उम्मीद की किरण लेके आई ग्रेट कॉमेट ऑफ 6080। नवंबर 6018 में एक बहुत ही ब्राइट कॉमेट पृथ्वी के ऑक्टम में के पास से होकर गुजरा था, जो 19 नवंबर के दिन सुबह 4:30 बजे पहले कैम्ब्रिज के लोगों को दिखाई दिया और फिर 5 बजे बोस्टन इंग्लैंड के लोगों को दिखाई दिया और फिर करीब 10 दिनों तक पृथ्वी के अलग अलग ऑर्बिट से दिखाई दिया, जिसके बाद वो सूरज के पीछे गायब ही हो गया। पर फिर उसी साल 1618 में एक और कॉमेट सूरज के पीछे से निकला और मार्च 1681 तक पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने लगा। तब न्यूटन ने सोचा होना हो ये दोनों सेम ही कॉमेट है, जिस कॉमेट को बैठ करके सूरज ने अपनी ग्रेविटी से वापस रिवर्स कर दिया। तो बस यही वो ख्याल था जिससे न्यूटन को पता चला कि ग्रेविटी यूनिवर्सल होती है, और उसने मैथमेटिकली इसे प्रूव करके अपनी 1687 में पब्लिश हुई किताब फिलोसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिक का, यानी कि मल्टीपल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी में छाप भी दिया। बट आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बस 1680 में किसी ने थोड़ा सा उसे ट्रिगर किया तो उन्होंने 1687 तक तो उन्होंने ग्रेविटी को मैथमेटिकली प्रूव करके छाप भी दिया। तो फिर ये क्या वजह थी कि न्यूटन ने 65 के बाद कि न्यूटन ने अपनी ज़िंदगी के 14 से 15 साल पूरी दुनिया से एक बंद कमरे में अकेले बाइबल के साथ रखा, और मेरे ख्याल से ज़्यादा उन्होंने किताब भी। सो दोस्तों, इसका भी रीज़न एक ट्रिगर ही था, क्योंकि एक रफ चाइल्डहुड के कारण न्यूटन बचपन से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव थे, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते थे। उन्होंने अपनी कई सारी इन्वेंशंस तो क्रिटिसिज्म के डर से ही पब्लिश नहीं करी, जैसे कि कैलकुलस, जो हम लोग आज के समय में क्लास 11 और 12 में पढ़ते हैं। सो आखिर क्या हुआ था 1666 के प्लेग की बीमारी के बाद कि न्यूटन ने साइंस को ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था। 1666 में प्लेग के ख़त्म होते ही और कैम्ब्रिज फिर से शुरू हो गया और न्यूटन ने 1668 तक अपनी डिग्री भी हासिल कर ली थी। लेकिन न्यूटन की लाइफ का एक नया कीटाणु उसकी ज़िंदगी में कदम रखने ही वाला था। कीटाणु और सेल्स को पहली बार ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जिसका नाम आपने बायोलॉजी में ज़रूर सुना होगा। न्यूटन अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसी रोयल सोसाइटी का मेंबर बन गया था, जिसमें रॉबर्ट हुक एक एक्सपेरिमेंटल क्यूरेटर के तौर पर काम करते थे। ये संस्था ऑब्वियसली इंग्लैंड के बड़े बड़े साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जो नए नए थॉट्स इन्वेंशन डिस्कस करते थे। मैं रॉयल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। न्यूटन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होने के कारण इन साइंटिस्टों के बीच अपनी भी एक पहचान बनाना चाहते थे, तो इसलिए 1671 में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन छुपाते हुए रखे वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट का पेपर फाइनली रॉयल सोसाइटी के सामने रखा। अब तक सब लोग ये सोचते थे कि वाइट लाइट प्योर होती है, नए कलर बनाने के लिए आपको उसे मॉडिफाई करना होता है। वो न्यूटन की डिस्कवरी से शॉक्ड हो गए थे कि वाइट लाइट प्योर नहीं है, बल्कि 7 कलर्स का एक मिक्सचर होती है, सिवाय एक के जो थे रॉबर्ट हुक का 3 इडियट्स के चतुर की तरह थे, जिसे कोई उनसे आगे जाए ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें न्यूटन के एक्सपेरिमेंट को गलत साबित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी, जिससे न्यूटन हुक के बीच एक लिखित युद्ध का आरंभ हुआ। इस इंसिडेंट के बाद वैसे तो अन्य साइंटिस्ट का न्यूटन पर विश्वास बढ़ गया, पर उन्होंने जाने अनजाने में खुद का ही विश्वास खो दिया था, क्योंकि न्यूटन ने पहली बार अपनी कोई खोज कॉन्फिडेंटली किसी के सामने रखी थी, लेकिन उसके बदले में उन्हें मिला क्या, सिर्फ साइंटिफिक पैसिंग। आखिर इन सबसे तंग आकर उन्होंने अपने कमरे में 4 दीवारियों में कैद कर लिया और तसल्ली के लिए बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। पर उनका कभी न बैठने वाला क्यूरियस दिमाग उस पर भी सवाल उठाने लगा
न्यूटन ये मानने लगे थे क्रिश्चियन की होली ट्रिनिटी, यानी कि फादर जो कि गॉड है, सन जो कि जीसस है, होली गोस्ट इंग्लैंड के ट्रिनिटी चर्च ऑफ कैम्ब्रिज ने शुरू किया 4th सेंचुरी एडी में शुरू किया। बस एक फरेब है जिसे चर्च अपना ओहदा बढ़ाने के लिए बस इस्तेमाल करता है। यानी कि बंदे की हिम्मत देख रहे हो, जो कैम्ब्रिज में लोग के सिर्फ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पर था, जिसे ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ साथ ट्रिनिटी प्रीस्ट के तौर पर भी देखा जाता था, वो खुद चर्च के कॉन्सेप्ट को भी चैलेंज कर रहा था, क्योंकि न्यूटन यूनिटेरियनिज्म पे बिलीव करते थे, यानी कि देयर इज वन सुप्रीम गॉड और कोई नहीं। एंड फर्स्ट एंड लास्ट रीजंस, उस समय के ज़्यादातर मानने वाले एल्कली और क्रिश्चियंस के हिसाब से न्यूटन टोटका किया करते थे, यानी कि फिलोसफर स्टोन यानी पारस पत्थर बना सके। माना जाता था अगर ये पत्थर एक बार बन जाए तो ये किसी भी साधारण मेटल को सोने में बदल सकता है, तो अगर किसी इंसान ने इसकी पाउडर पानी में घोल के पी लिया तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। आई नो ये हजम करना बहुत ही मुश्किल है आज के दौर के लिए, यानी कि जो बंदा दुनिया भर के लाखों करोड़ साइंटिस्टों के लिए एक मिसाल बन रहा था, वो दरअसल में एक फिक्शनल मिथिकल पत्थर बनाने में इन्वॉल्व था। अब न्यूटन इंसानों को अमर बनाने वाला पत्थर बना पाया था या नहीं ये तो पता नहीं, पर अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते कारण साल 1727 तक उसके ब्लैडर में एक पत्थर ज़रूर बन गया था, जिसकी वजह से उसी साल 31 मार्च के दिन उनकी जान ले ली। वेल फ्रेंड्स, ये सब कुछ बस यही चीज़ बताता है कि सोसाइटी में क्या चलता है, उस चीज़ का हमारे दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है। आई मीन एक साइंटिस्ट जो कि एक फिक्शनल और धार्मिक कहानी पर विश्वास कर सकता है, तो सोचो आम जनता की क्या हालत होती होगी। वेल ये सुन के कोई भी इंसान ये नहीं सोचेगा कि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। वेल फ्रेंड्स, इनसे कुछ कहानी सुन के काफ़ी लोग तो ये सोचेंगे कि ये इंसान कोई इंटेलिजेंट साइकोपैथ था। वेल क्या सच में ऐसा ही था? वेल ज़रा इसे पढ़ो। ये रॉयल सोसाइटी द्वारा लिखे गए न्यूटन के बिहेवियर के ऊपर एक रिपोर्ट है, जिसमें एस्पर्चर सिंड्रोम के लक्षण बताए गए हैं। रॉयल सोसाइटी का मानना है कि न्यूटन का बिहेवियर एस्टोपर सेंजोर के मरीजों जैसा से बेहद मिलता जुलता था। वेल अब इस विषय में आप ही कह रहा है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को सोशली काफ़ी ऑकवर्ड बना देता है। इसी के साथ ऑब्सेसिव और इरिटेटिव बिहेवियर भी इसका एक सिम्टम है। वेल हो सकता है रॉयल सोसाइटी की बात सच हो, क्योंकि न्यूटन की लाइफ के बारे में जानने के बाद काफ़ी वियर्ड चीज़ों का पता भी चला है। और ऐसा भी कहा जाता है न्यूटन जब मरे थे तो वो एक्चुअली में एक वर्जिन थे, उनके लिए रिलेशनशिप बनाना थोड़ा कठिन हुआ करता था। बट नेवरदलेस ही वाज स्टिल ही इज़ अ जीनियस ऑफ हिज एज, जिनकी वजह से आज हमारी दुनिया शायद इतनी एडवांस नहीं होती। विद दैट्स इट फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है न्यूटन की बायोग्राफी पर? क्या आपको इनकी लाइफ से कुछ सीखने मिला या फिर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला? अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर ठोकना और मेरे चैनल रैंच को सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस आपको यहीं देखने को मिलेंगे। एंड ऑफ द एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।